तो स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स थर्ड वीक ऑफ जुलाई का। और इधर जो भी करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं वो 16 से लेकर 22 जुलाई तक जो भी कंपाइलेशन है वो एक साथ तो पढ़ने से पढ़ते हैं। तो जो भी नेशनल न्यूज़ है वो एक साथ पढ़ लेते हैं। तो इसमें आ रहा है कि बांग्लादेश जो है 5th फुल मेंबर बन चुका है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट का। और ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट का काम क्या होता है, ये जो है इंडियन ओशन रीजन का मरीन टाइम सिक्योरिटी देखने का काम करता है। ये जो डिसीजन लिया गया था वो लिया गया था, ये डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हो रही थी मॉरिशस में उधर, ठीक है। तो उधर जो है ये डिसीजन लिया गया बांग्लादेश जो है 5th नंबर का मेंबर बनेगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट का। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट में अब तक टोटल 4 कंट्रीज थी, वो थी इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें जो इंडिया, श्रीलंका और मॉरिशस है ये जो है एज अ फाउंडिंग मेंबर है और ये स्टैब्लिश होता, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टैब्लिश होता 2011 में। अब मार्च 2022 आते आते जो है मॉरिशस जो है 4th मेंबर बन गया था इस कॉन्फ्लिक्ट का, और अब जो है बांग्लादेश भी बन गया। इसके साथ आपको एक और चीज़ एग्जाम के लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, वो है कि 7 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी मीटिंग जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है और वो होगा 2025, मतलब कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है। नेक्स्ट चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी मुंबई की विजिट पे थे, महाराष्ट्र मुंबई में विजिट के थे। तो इन्होंने इधर 3 चीज़ें जो है लॉन्च की है, ठीक है। एक की है फाउंडेशन स्टोन लेट किया है, एक इनोवेशन की गई है और एक लॉन्च की गई है, ठीक है। तो हम इसको इंडिविजुअली पढ़ते हैं क्या क्या है ये जो 3 चीज़ें जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। एक है फाउंडेशन लेड किया गया है जो कि बोला जा रहा है कुछ 29,400 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का कोई प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जा रहा है। थोड़ा इसमें 4 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन हमारे एग्जाम पे सिर्फ 2 प्रोजेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट का नाम है थाने बोरीवली ट्विंच टनल प्रोजेक्ट जो कि वर्थ है, जिसका जो बजट बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू वो बनाया गया 16,600 करोड़ रुपीज़ का। और उसके बाद गोरेगांव मुलुड लिंक रोड प्रोजेक्ट जो कि बनता है 6,300 करोड़ का। तो इसके साथ आपको वैल्यू भी याद रखनी है जो ये अमाउंट सही है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर बीकेसी मुंबई में। ये दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्च इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक तरह का स्कीम है जो मोदी जी ने लॉन्च किया है और ये स्कीम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है, मतलब जो महाराष्ट्र के पीपल्स हैं उनके लिए ही लॉन्च किया गया। ये इवेंट का नाम क्या, ये या स्कीम का नाम क्या, इसका नाम है मुख्यमंत्री युवा का कार्य प्रशिक्षण योजना। और इसके लिए जो बजट रखी गई है वो 5,600 करोड़ रुपये रखी गई है। ये इसका काम रहेगा, ये स्कीम का काम रहेगा जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का। अब इसके साथ ही हम एलिजिबल क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। इसमें जो एलिजिबल है वो 18 से 30 साल तक एलिजिबल है और इसमें जो महाराष्ट्र के जो नेटिव पीपल होंगे वो एलिजिबल होंगे। और इसमें जो भी स्टूडेंट है वो 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो सारे एलिजिबल है। और इसका जो इंटर्नशिप का पीरियड होने वाला है 6 महीने का होने वाला है। और इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेशंस। तो आपको ये सारे की चीज़ें भी एग्जाम के लिए थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि स्किल्स में एग्जाम में थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग लॉन्च किया है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज जो कि एक तरह का पार्ट है ई फास्ट इनिशिएटिव इंडिया का। अब ई फास्ट इनिशिएटिव इंडिया के बारे में थोड़ा समझते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। इसको ये जो है इलेक्ट्रिफिक जो भी ट्रक्स है उसको करने के लिए लॉन्च किया गया था 7 सितंबर 2022 को। तो जिसका जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए लॉन्च किया गया जो भी ट्रक्स है उनको, तो इसी वजह से इसको बोला जा रहा है कि ये जो है जीरो एमिशन ट्रक के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है। अब जीरो एमिशन ट्रक कुछ नहीं, जो भी बैटरी पावर ट्रक्स हैं उन्हीं को जो है बोला जा रहा है जीरो एमिशन ट्रक। अब ये इनिशिएटिव में चैलेंज में जो पार्ट लेंगे वो लेंगे स्टूडेंट, जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विस पेशनर है वो एकेडमिक्स रिसर्च से सारे पार्ट लेंगे और ये जो है ज्वाइन करेंगे हैकाथॉन को एज अ पार्ट ऑफ विस्ता 2024 IIM बेंगलोर इंटरनेशनल बिजनेस समिट के द्वारा। और ये हैकाथॉन का काम होगा एड्रेस करना फाइनेंशियल, टेक्निकल और ऑपरेशनल जो भी चैलेंजेस है इलेक्ट्रिक ट्रक के एडॉप्शन के लिए उसको, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अब ये नीति आयोग कुछ अकेला कर पाएगा, इतना सब कुछ ये इतना बड़ा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर पाएगा। तो इसी वजह से नीति आयोग ने हेल्प लिया विथ OMCIM बेंगलोर का। और इसके साथ आपको मिलेगा WRI इंडिया, मतलब कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है इसका, और फिर स्मार्ट फैक्ट्री सेंटर इंडिया का हेल्प लिया। आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो आपको स्टेटमेंट में आंसर देना आना चाहिए, उसी वजह से आपको ये सब भी पढ़ना जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि इंडिया ने एक MU साइन किया रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड के साथ। और इस MU के अंतर्गत ये बोला गया कि इंडिया जो है एनुअली जो ग्रांट इन एड है वो देगा 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। वो 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आप इधर से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इन्होंने लॉन्च किया है 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट। और ये एक तरह का
टारगेट ओरिएंटेड रिसर्च प्लान है। इसके अंतर्गत जो भी रिसर्च है एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर में उसको एनहांस करने का काम करेगा। अब हम समझते हैं क्या है इसका एम, क्या है ये 100 to 100 प्लान, और क्या है इस जो ऑर्गेनाइज है इसका इस साल का जो है प्रायोरिटी। तो पहले हम बढ़ते हैं, ये एम क्या है कि एम है कि ये प्लान जो है रन होगा 5 साल में, और जो भी साइंटिस्ट है हर एक साइंटिस्ट को कुछ चीज़ों कुछ प्रोडक्ट दिया जाएगा, यूनिक प्रोडक्ट दिया जाएगा कि वो जो है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कर पाए और डुप्लीकेशन जो है वो अवॉइड कर पाए। अब ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि साइंटिस्ट जो है डुप्लीकेशन कर रही थी, मतलब जो प्रोडक्ट है यूनिक प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहे थे, वो सेम प्रोडक्ट पे 2 से 3 साइंटिस्ट जो है काम कर रहे थे, जिसकी वजह से जो ICAR है इन्होंने ये लॉन्च किया। ठीक है, इसके बाद ये चलते हैं, ये समझते हैं कि 100 प्लान क्या है। इसके अंदर ये बोलेंगे कि ICAR जो है डेवलप करेगा 100 न्यू सीड वेरिएंट, और ये डेवलप किया जाएगा 100 फार्म टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, और ये 100 डेज के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको 100 प्लान बोला जा रहा है, और ये जो है पार्ट है एज अ जो सेंटर का 100 डे एक्शन प्लान है उसके अंतर्गत। अब जो ये प्योरिटी है फॉर दिस ईयर वो रखा है इन्होंने हाई यर्ड ऑयल सीड, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ये BBVA जो कंबोडिया का है, तो इन्होंने ये जो है एज अ इशूइंग बैंक की तरह काम कर रहे हैं, और इन्होंने पार्टनर किया है IFC की तरह, इन IFC के साथ, और IFC जो है एज अ स्ट्रक्चर इन्वेस्टर का काम करेंगे, और ये दोनों मिलकर जो है लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड। ये बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड का काम क्या रहेगा, ये वो प्रोजेक्ट को फंड करेंगे जो कि टारगेट करते हैं रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट रीजनरेशन, मैंगोस कंजर्वेशन, स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मतलब जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, जब भी बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको जो है इन्वेस्ट करने का काम करेंगे, और ये वर्ल्ड का जो पहला बॉन्ड जो है बनाया जा रहा है ये 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। तो इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि ये प्रोवाइड करेंगे कुछ 70 मिलियन, और ये जो है हेल्प करेंगे जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉसेस होते हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए। ये एक छोटा सा न्यूज़ था, और ये इंपॉर्टेंट भी न्यूज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग ने रिकॉन्स्टिट्यूट किए हैं इनके जो फुल टाइम 4 मेंबर्स हैं और कुछ 15 यूनियन मिनिस्टर्स को। अब आप जो है ये फुल टाइम जो मेंबर्स हैं वो तो पढ़ लोगे, लेकिन आप कभी 15 मिनिस्टर्स जो है नहीं पढ़ पाओगे। तो ये 15 मिनिस्टर्स में भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 4 एक्स मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, और एक्स ऑफिसर मिनिस्टर बने हैं, और 11 जो है स्पेशल इन्विटेशन है। तो हम स्पेशल इन्विटेशन नहीं पढ़ेंगे एग्जाम के लिए क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेगा। हम जो 4 एक्स ऑफिसर मेंबर्स है वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि 4 फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन से। तो आपको मिलेगा कि मिसाइल साइंटिस्ट VK सरस्वत जी है, और इकोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जो कि रमेश चंद जी है, और बाकी आप 2 नाम यहाँ से देख सकते हो। इसको वीडियो को पॉज करके कोई मतलब नहीं बनता वो वापस से रिपीट करना। बाकी आप 4 जो है ये भी देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए। ठीक है, अब वीडियो पॉज करो, पढ़ लो, और इवन आप टेलीग्राम से मेरा जो PDF है वो डाउनलोड कर लो, उसको सीधे सीधे रीड करो, बताइए कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट चलता है, RBI ने एक्सपेंड किया है जो भी रेमिटेंस है, ठीक है, उसके कुछ लॉस को, और ये लॉ जो है एक्सटेंड किया गया है फॉर IFC गिफ्ट सिटी गांधीनगर के लिए। इस लॉ के अंतर्गत जो है बोला गया है कि जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी इंडिया के रेजिडेंशियल है, वो अब रेमिट कर पाएंगे फ्रीली अप टू 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, 2.5 लाख USD जो है ट्रांसफर कर पाएंगे, रुपये नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये USD है, मतलब कि US डॉलर जो है ट्रांसफर कर पाएंगे। और इसके अंतर्गत ये बोला गया कि ये जो है ट्रांसफर कर पाएंगे बाय करंट या तो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसके थ्रू, और ये जो है क्या जाएगा, ये दोनों का दोनों ट्रांजेक्शन क्या जाएगा थ्रू जो ये आप क्या बोलते हैं इसको FCA के थ्रू। ठीक है, तो ये FCA के थ्रू जो है किया जाएगा। और इसके अंतर्गत एक और चीज़ बोली गई है कि ये जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे अब जो भी ओवरसीज है यहाँ पे भी, और इसके लिए भी जो है लिमिट रखी गई है 2.5 लाख USD पर ईयर। ठीक है, तो ये जो फॉरेन FCA के बारे में बात कर रहा था वो होता है हमारा फॉरेन करेंसी अकाउंट, और फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो बनाया जाता है करेंसी अदर देन द होम करेंसी। जैसे कि हमारे इंडिया में होम करेंसी क्या हो, रुपी हुआ ना, तो रुपी के अलावा अगर कोई करेंसी रखी गई हो तो उसी के लिए जो है ये अकाउंट बनाया जाता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको एक और चीज़ याद रखनी है इसके साथ ही कि अब जो है जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, वो अब इन्वेस्ट कर पाएंगे फिक्स डिपॉजिट जो कि USA डॉलर में रहता है उसको भी, और ये जो है हो पाएगा ओनली इफ़ उनके पास अकाउंट होगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर का, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट और जो डिटेल में एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो चाहिए होता है कंटेंट, वही मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलता है, जियो
फाइनेंस सर्विस लिमिटेड बिकम द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब देखिए, आपने कभी भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में नहीं सुना होगा, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ये कहाँ से बनी है? ये बनी है एनबीएफसी से। अब तक जो जियो स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहा है यार, जीरो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड जो है अब तक एनबीएफसी थी, और ये बन गई है अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब एग्जाम के लिए तो आपको इतना पढ़ना काफ़ी है, लेकिन इसके साथ कुछ स्टैटिक पॉइंट भी पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम में जो है आपको आजकल एग्जाम में डिटेल में क्वेश्चन पूछा आ रहा है, तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्यों ये एनबीएफसी कैसे जो है बन पाई है, CIC मतलब कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे बन पाई। तो एज पर दी RBI गाइडलाइन ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी एनबीएफसी है, उनका अगर 100 करोड़ से ज़्यादा जो है एसिड साइज हो, तो उस केस में वो जो है CIC के लिए एलिजिबल बन जाती है। तो उसी वजह से जो है अब जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड जो है अब CIC बन चुकी है। अब CIC बन चुकी है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है कि CIC जो है वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी, और अब जो है ये बन पाएंगे, जो भी जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है वो फोकस कर पाएगी जो भी इनकी सब्सिडी कंपनी है उनमें ही इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट करने के लिए। इसके से जो भी ऑपरेशनल सर्विसेज रहती है जो एनबीएफसी को संभालनी पड़ती है, वो संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपसे। ठीक है, ये हो गया हमारा जो मैं बोलूँगा डिटेल में जो कंटेंट है वो आपको इधर जो अगर आपको मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना तो आप इतना पढ़ो काफ़ी है, लेकिन आपको वो डिटेल में पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आजकल डिटेल में पूछ रहा है, तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट चलता है सेबी ने इंट्रोड्यूस किया कुछ नए रूल्स फॉर द पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए। तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने जो नए रूल जो है चेंज किया गया। तो इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है फॉर पैसिव म्यूचुअल फंड, और इसमें जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो इक्विटी ओरिएंटेड EFT है या तो जो इंडेक्स फंड है उसको। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि अब जो इन्वेस्ट कर पाएंगे मोर देन, ठीक है, अब जो है इन्वेस्टर जो है रिस्ट्रिक्ट किया कि वो नहीं कर पाएंगे मोर देन 25% ऑफ देयर एसिड, जो भी नेट एसिड है उसका, और वो जो भी लिस्टेड कंपनी है बिलोंगिंग टू स्पॉन्सर्स ग्रुप, जो स्पॉन्सर ग्रुप है उधर। ये सारा का सारा रूल जो है स्पॉन्सर ग्रुप के लिए ही लाया गया है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको लागू नहीं किया गया इक्विटी ओरिएंटेड ETF और इंडेक्स फंड को। तो अब इसके लिए पढ़ते हैं कि इसके लिए क्या नए रूल्स लाए हैं। तो इसके लिए आपको रूल्स मिले हैं कि इसमें जो है अब जो इन्वेस्ट कर पाएंगे अप टू 35% ऑफ द नेट एसिड वैल्यू का, और ये जो है ये भी स्पॉन्सर ग्रुप के लिए ही किया जाएगा। ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये मोस्टली स्पॉन्सर ग्रुप के लिए फोकस्ड है। सेबी ने जो रूल्स लाए हैं इसका चलता है। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेबी ने अलाउ कर दिया है जो भी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है कि ये जो है टोटल रिस्पॉन्सिबल होगा कि लिस्ट ऑफ सेबी अप्रूव इंडिसेस बायएनुअली रिलीज करने के लिए। और ये किसको स्टेट पे किया जाएगा? ये 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर को किया जाएगा, और ये किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल मेंटेनेंस के हिसाब से। और ये जो किया जाएगा वो किया जाएगा एसिड अंडर मेंटेनेंस के वजह से, ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस नहीं, एसिड अंडर मेंटेनेंस के से किया जाएगा। और इसकी जो डेटा जो है ली जाएगी वो 31 मार्च को ली जाएगी। उसके 15 दिन के बाद आप देख सकते हो अप्रैल 15 को जो है लिस्ट निकाली जाएगी, और उसके सितंबर 30 को निकाली जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक कंपनी जो है वो इंडेक्स के अंदर आ जाए, इंडेक्सेस के अंदर आ जाए, जो भी अप्रूव इंडेक्सेस है सेबी के। तो उस केस में जो भी नहीं आ पाएगी, जो भी पैसिव स्कीम्स नहीं आ पाएगी, उनको जो है 30 दिन का टाइम भी दिया जाएगा। अब मान लीजिए इस 30 दिन में भी नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होगा कि उनको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा किस वजह से जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो प्रोवाइड किसको करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट कमेटी को करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट कमेटी उनकी जो है बातें सुनेगी, और उसके बाद जो है उनको कुछ टाइम दिया जा भी सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, कि वो जो है रीबैलेंसिंग कर लिए। और उसके लिए जो है एडिशनली 60 डेज और दिया जाएगा, मतलब 30 + 60 टोटल 90 डेज दिया जाएगा इन दिस इवेंट। और 60 डेज से डिपेंड करता है जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है उनके ऊपर, कि वो अगर सुन के अगर उनको लगता है कि हाँ सही में जेन्युइनली जो पैसिव म्यूचुअल कंपनीज है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही फॉर दिस रीज़न, तो उस वजह से वो एक्सेप्ट करेगी, तो ठीक है 60 डेज। अगर नहीं करेगी तो उनको नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि 60 + 30 मतलब कि टोटल 90 डेज के अंतर्गत भी ये नहीं कर पाई, ठीक है, जो भी म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज है, पैसिव स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड है वो नहीं कर पाई, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सेबी प्रोवाइड करता है जो भी कंसल्टेंट AMCs है कि वो जो है लॉन्च कर पाए कोई भी नया स्कीम, और नया स्कीम नहीं लॉन्च कर पाएगी जब तक उनका जो पुराना स्कीम है वो रीबैलेंस ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा सेबी की तरफ से। अब ये पढ़ते हैं क्या होता है ये पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके अंतर्गत ये जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रखता है जो कि मिरर करता है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, उसको जो मिरर करने का काम करता है ये पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है।
तो इसके अंदर आप ETF ये सब भी बाकी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। मैं ऑलरेडी डेली पढ़ा चुका हूँ, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेबी ने रिकॉग्नाइज किया है BSE लिमिटेड को एज अ सुपरवाइजरी बॉडी फॉर RAASB, मतलब कि रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टर एडवाइजरी के लिए इन दोनों को सेलेक्ट किया गया है। सेबी को सेलेक्ट किया गया है। सेबी ने किसको सेलेक्ट किया गया है? BSE लिमिटेड को। अब ये दोनों काम क्या रहेगा? ये ओवरसी करेगा जो भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, और ये किया जाएगा 5 साल के लिए। अब ये इसके बाद क्या क्या पावर मिल जाएगी वो देखते हैं। BSE को क्या क्या पावर मिल जाएगी कि BSE जो है डेवलप कर सकता है जो भी लॉ है उसको, और जो भी SOPs है या Q&A है वो सारा का सारा जो बनाने का काम रहेगा वो BSE लिमिटेड का ही रहने वाला है। अब हम समझते हैं कि ये BSE को ही क्यों चॉइस किया गया है, क्योंकि अभी सेबी ने मार्च 2024 में ही कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाए थे रिसर्च एनालिस्ट और एडवाइजरी एनालिस्ट के ऊपर। तो उसके अंदर ये बोला गया था कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है जो कि एक्सपीरियंस है 15 साल से और जिसका मिनिमम नेटवर्थ 2000 करोड़ तक है, वो एज अ सुपरवाइजरी बॉडी बन पाएगी। तो अब जो है सेबी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कौन जो है सुपरवाइजरी बॉडी बन रही है, वो बन रही है BSE लिमिटेड। और इसके अंतर्गत बोला गया है कि अब अगर किसी भी RA या तो AI को अगर AI नहीं IA को अगर रजिस्ट्रेशन करना हो तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी अब उनकी जो है चेंजेस हो जाएंगी ऑन 25 जुलाई 2024 के बाद। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो है नया लाएगा 25 जुलाई 2024 के बाद, और अब जो है अलग से जो है इनको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़े तो। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी है वो हैंडल करने का काम होगा जो भी RAASB है और जो भी IAASB है इनको। ठीक है, अब IAASB और RAASB आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और ये जो है आता है अंडर द रेगुलेशन एक्ट ऑफ सेबी का ही, जो रेगुलेशन 14 ऑफ सेबी रेगुलेशन 2024 और सेबी रेगुलेशन 2013 के अंदर ये जो है लॉ को चेंज किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नाबार्ड ने लॉन्च किया है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड एग्री एंटरप्राइज, और जिसको बोला जा रहा है एग्री श्योर, और ये सपोर्ट करेगा जो भी एग्री एंटरप्राइज है वो या तो स्टार्टअप्स को कि वो जो है इन्वेस्टमेंट कर पाए जो भी एग्रीकल्चर के सेक्टर से इधर। तो इसके अंतर्गत इस इनिशिएटिव के अंतर्गत बोला गया है कुछ 750 करोड़ देने का काम करेगा कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, और ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है दिया जाएगा 2500 करोड़ रुपये नाबार्ड के थ्रू, और 250 करोड़ 250 करोड़ नाबार्ड के थ्रू, 250 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू, और 250 करोड़ जो है अदर इंस्टीट्यूट से दिया जाएगा। ये जो है फंड डिज़ाइन किया गया है 10 साल के लिए, और इसको जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2 साल के लिए, और या उससे भी ज़्यादा ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन अब अभी के लिए डिसाइड किया गया 10 साल के लिए किया जाएगा। इस फंड को जो है मैनेज करने का काम करेंगे नेफ्ट वर्चू, और जो कि एक तरह का ही नाबार्ड का सब्सिडी है। ठीक है, और ये जो है एज अ फंड मैनेजर काम करेंगे। ठीक है, एग्री श्योर के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नाबार्ड ने इसी इवेंट में जो है एक हैकाथॉन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है एग्री श्योर ग्रीन थॉन 2024, और इसके अंदर 3 जो है प्रॉब्लम बताई गई, वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट एग्रीकल्चर ऑन बजट, ट्विनिंग एग्री वेस्ट इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और टैक्स सॉल्यूशन मेकिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर रेमेडीज। तो ये आपको तीनों के तीनों चीज़ भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है माइग्रेशन ऑफ सिटी कस्टमर इनटू इट्स प्लेटफॉर्म। अभी क्यों किया गया है? क्योंकि एक्सिस बैंक ने एक्वायर कर लिया था जो भी सिटी बैंक इंडिया के कस्टमर के जो भी क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो भी रिलेशंस है वो सबको, तो उसके से इशू किए गए हैं। इसके अंदर ये बोला है कि अब जो है एक्सिस बैंक ने चेंज कर दिया है जो भी सिटी बैंक इंडिया के जो कंज्यूमर्स है उनका जो IFSC कोड है वो, लेकिन कुछ चीज़ सेम रखी है, जैसे कि पिन, कार्ड नंबर या CVV या जो भी कार्ड है, कार्ड की डिटेल जो है वो सेम है, कार्ड वही यूज़ करेंगे, लेकिन उनका जो है IFSC कोड चेंज हो चुका है। इसी के साथ अगर उनको कुछ पेमेंट करनी हो डिजिटली तो उस केस में अब सिटी बैंक का यूज़ नहीं करेंगे, जो भी प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करेंगे एक्सिस बैंक का प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों चीज़ मैंने इधर आपको लिख दी है। नेक्स्ट कुछ लोन्स में पढ़ते हैं। तो DB बैंक ने लोन दिया है कुछ 200 मिलियन का, और ये ऐसा पहली बार है, ये जापान में जो है इंडियन गवर्नमेंट को जापान की जो यान है उसमें जो है ये दिया जा रहा है ग्रीन लोन टू REC लिमिटेड को, और ये 5 साल के लिए दिया जाएगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार जो है ये कोई बैंक जो है जापानीज रूपी में जो है इंडियन गवर्नमेंट को फंड करने के लिए आई है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ रहा है NABFID की तरफ से, और इन्होंने जो है 6,200 करोड़ रुपीस ग्रीन को ग्रुप को दिया गया है।
अब चलते हैं एडीबी जो है कुछ 240 मिलियन रुपये जो है देने का काम करेगी, और ये जो है फाइनेंस करेगी जो भी रूफटॉप सिस्टम है वो उसको, ठीक है, इंडिया के रूफटॉप सिस्टम को जो है देने का काम करेगी। और ये ऐसा नहीं है कि एडीबी ये अकेले कर पाएगी, एडीबी हेल्प लेने वाली है जो नाबार्ड और एसबीआई का। और इसके अंतर्गत ये बोला है कि एसबीआई जो है यूज़ करेगा कुछ 90.5 मिलियन और नाबार्ड जो है यूज़ करेगा कुछ 1.5 मिलियन, और ये जो है लोन की तरफ से दिया जाएगा जो भी इंडियन पीपल है उनको, और वो जो है सेटअप कर पाए जो भी रूफटॉप सोलर है उसको। तो ये जो है एडीबी ने दिया, आपको याद रखना है, और एडीबी जो है इसमें भी एसबीआई और नाबार्ड को दिया गया है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं एम्यूज़। तो इसमें पीएनबी ने एमयू साइन किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, और ये जो है जो भी सेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको जो है वेरियस काइंड ऑफ कार लोन या तो एजुकेशन लोन देने का काम करेगा पीएनबी। नेक्स्ट लॉन्चेस पर तो इसमें आएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने जो भी कोटक बैंकिंग ऐप है इसको रिवैम्प करने का काम किया है। इसके बाद जो मुंबई की ब्राज एक्स इंडिया लिमिटेड है, ये इंडिया की पहली न्यू बैंक बनी है जिन्होंने पर्सनल लोन देने का काम किया जो भी ओएनडीसी के जो सेलर्स हैं उनको, ठीक है, तो ये पर्सनल लोन देने का काम करेंगे। नेक्स्ट, ये जो 3 बैंक दिख रहे हैं हमको, ये एक ही न्यूज़ का पार्ट है। इन्होंने एक एफडी स्कीम जो है एक साथ ही लॉन्च किया है, ठीक है, एक साथ इनको अप्रूवल मिला है बाय आरबीआई, तो इसलिए हम इसको एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें 3 बैंक कौन कौन से आती है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है एक मॉनसून धमाका डिपॉजिट स्कीम जो कि एक एफडी स्कीम है, और एसबीआई ने लॉन्च किया है अमृत विस्त्री जो भी एक तरह का एफडी स्कीम वापस से है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी एक स्पेशल एफडी स्कीम जो है लॉन्च किया गया है। ये तीनों बैंक ने जो है एफडी स्कीम लॉन्च किया, और इसके साथ आप इंटरेस्ट रेट और डेज भी देख सकते हो कितना कितना इन्होंने रखा है। नेक्स्ट बढ़ते कुछ कोलैबोरेशंस। ये आ रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया जो कि सीए का एग्जाम कराते हैं, इन्होंने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, और ये जो है काम करेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑडिट टूल जो है देने का काम करेंगे, और ये करेगा मॉनिटरिंग जो भी कॉर्पोरेट इंडिया है इनको, और डिटेक्टिंग करेगा जो भी फ्रॉड्स रिलेटेड इशूज़ होते हैं उसको। इसके चलते इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने पार्टनर किया है, और ये जो है पार्टनर ग्रीन हाइड्रोजन को जो है बढ़ावा देने का काम करेंगे। इसका LIC ने पार्टनर किया है IDBI फर्स्ट बैंक के साथ, और ये दोनों पार्टनर करके एक तरह का बैंक का इंश्योरेंस बनाने का काम करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ अप्रूवल्स जिसमें बोला जा रहा है कि NPCI ने अप्रूव कर दिया है टेक फिनी को। अब टेक फिनी जो है यूज़ कर पाएगी UPI रिलेटेड प्लेटफॉर्म, और ये जो है UPI प्रोवाइड कर पाएगी जो भी बैंक ऑफ फिनटेक कंपनीज है उनको। नेक्स्ट वापस कुछ लॉन्चेस पढ़ते हैं। ये वो जो लॉन्चेस थे वो बैंक की तरफ से थे, ये लॉन्चेस कुछ जो नेशनल न्यूज़ में आते हैं वो सारे, और जो डिफेंस की न्यूज़ है वो सारे भी एक ही साथ लॉन्चेस में आपको करा रहा हूँ। तो इसमें बोला गया कि NPCI ने जो है लॉन्च किया है UPI रिलेटेड पेमेंट सिस्टम कतर में, और ये किया गया है बाय पार्टनरिंग विद कतर के नेशनल बैंक के साथ। इसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, और इसके अंतर्गत जो भी इंडिपेंडेंट जो भी वुमेन्स है उनको इंडिपेंडेंट करने का काम करेगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट करने का काम करेगा। वो कैसे करेगा? बाय प्रोवाइडिंग द 1500 पर मंथ करके असिस्टेंट देके, और इसके अंतर्गत बोला गया कि इसका जो है एप्लीकेशन खुला रहेगा 31 अगस्त 2024 तक, और ये जो है ये जो स्कीम था पहले अवेलेबल था जो भी मैरिड वुमेन है उनके लिए, लेकिन अब जो अनमैरिड वुमेन है वो भी इसके लिए एलिजिबल्स है। फिर चलते हैं टाटा सोलर पावर सिस्टम ने लॉन्च किया है घर घर सोलर टाटा पावर के साथ। इसके अंतर्गत ये जो है रूफटॉप सिस्टम सॉल्यूशन देने का काम करेगी उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत कुछ बोला गया कि 1,08,000 रुपये का सब्सिडी देने का काम करेंगे। अब ये ऐसा नहीं कि कोई पर्सन गया जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है और रूफटॉप सिस्टम जो है अदानी का ले रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे को टाटा का जो सब्सिडी है वो चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उनको जो है टाटा का सब्सिडी लेना हो तो टाटा का जो है पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, जब भी उनको जो है सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बजाज एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया है बजाज सेविंग प्लस। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये जो भी आइडियल सेविंग अकाउंट, जो भी आइडियल पैसा जो है सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है उसको जो है एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उसको भी यूज़ कर पाए वैसा कुछ बनाने का काम किया। ठीक है, जो भी मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा 2-3 साल से, तो ऐसा कुछ सेविंग अकाउंट बना है बजाज ने कि वो जो 2 से 3 साल तक जो आपका सेविंग पड़ा है वो दूसरी जगह पे भी एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ कर पाए जो भी पर्सन है वो, जो भी कस्टमर्स है वो। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट पड़ता है, तो इसमें आ रहा है अरुण बंसल जी को एज MD एंड CEO बनाया है पेटीएम पेमेंट बैंक का। बाकी आप देख सकते हो ये सारे, मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो है आपको बताता हूँ, बाकी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ये दोनों नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर के बनाए गए हैं। ये बनाए हैं सिन्हा जी, S सिन्हा जी बनाए गए हैं, और
ये जो है एक तरह का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है बाई वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, वो बनाए गए हैं रोबर्टा मोट्सेलो। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये पहली वुमेन है जो 2 बार जो है ये प्रेसिडेंट बनी है, और ये पॉइंट इसलिए बन जाता है कि यूरोपियन प्रेसिडेंट बनी है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप नेपाल के जो है पीएम पढ़ो या कोई दूसरे जो है प्रेसिडेंट पढ़ो, लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो आपको कंटेंट देना, आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, लेकिन एग्जाम के लिए ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कभी यूरोपियन काउंसिल का कोई प्रेसिडेंट बने, या तो यूरोपियन जो काउंसिल का भी एक मेंबर भी बना था, तो वो सारे जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब ऐसे ये आ रहा है कि 4th प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा जो है 4th टाइम के लिए बने हैं, तो आपको ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको बाकी चीज़ में ज़्यादा फोकस करना रादर देन दिस, ठीक है। अगर याद हो पाता तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट चलते हैं, KP थॉमस जी को एज अ रीअपॉइंट किया गया MD and CEO ऑफ ESAS स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और ये किया जाए 3 साल के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बैंक का ये अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट अवार्ड में बढ़ते हैं, तो ये आ रहा है 2024 का IMO अवार्ड फॉर दी ब्रीफर्सी एट सी। तो ये जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देने का काम करता है, और ये दिया गया है कैप्टन अभिलाष रावत को और कैप्टन जोश को। और इसके साथ ही जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, वो है लेटर ऑफ कमेंडेशन जो है दिया गया है टू इंडियन नेवी के कैप्टन जी को, ठीक है, बिराज नामबीर जी को दिया गया है, और ये जो है क्रू है एज अ INS विशाखापट्टनम की। इसके बाद बढ़ते हैं रशिया का हाईएस्ट अवार्ड, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस बार दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है पेट टिलमैन अवार्ड 2024 का, और ये दिया गया प्रिंस हैरी को। ये दिया गया है कि इनकी जो गेमिंग फाउंडेशन है जिसका नाम है इनविस्टस, इसकी वजह से इनविस्टस का काम है जो भी इंजर्ड या तो जो वुंड पर्सन है उनके लिए एक तरह कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जो है। तो ये जो है ये प्रिंस हैरी जो है इसके फाउंडर है, जिसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट कुछ और अवार्ड पढ़ते हैं, तो इसमें आ रहा है कि गोल्ड सैंड मास्टर अवार्ड। इसमें पता लग रहा है कि सैंड मास्टर अवार्ड मतलब सैंड से अगर कोई मतलब कुछ बनाया गया तो उसी के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है, और ये दिया गया है भाई इंटरनेशनल सैंड स्पिक्चर चैम्पियनशिप फेस्टिवल 2024 का। और ये दिया गया है उड़ीसा का एक पर्सन है जिनका नाम है S पटनायक, और ये जो है सैंड आर्टिस्ट है, और ये जो है इवेंट रशिया में हो रहा था, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी, ये इवेंट जो है रशिया में हो रहा था, और इसके अंतर्गत बोला गया है कि पटनायक जी ने कुछ 12 फीट लंबा सैंड रास्ता बनाया था, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलता है कैस्पोस 2024 का अवार्ड, ये दिया गया 45th कैस्पो साइंटिस्ट असेंबली में, और इसमें 2 इंडिया के साइंटिस्ट को ये ऑनर किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस के लिए ऑनर किया गया है, तो आपको ये सारा का सारा चीज़ जो है वीडियो पास करके मिल जाएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट रैंकिंग इंडेक्स और रैंकिंग, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि 4th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-2024 के लिए नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, और इसके अंतर्गत जो उत्तराखंड और केरला है ये जो है टॉप में है। ये इस जो इंडेक्स है इसमें, इसका आपको तमिलनाडु मिलेगा, इसके बाद गोवा और हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद पंजाब और सिक्किम। अगर टॉप 4 यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ पहला, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर पौंडीचेरी, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर बॉटम 3 की बात करें तो आपको मिलेगा बिहार सबसे बेकार है ये एज पर दिस इंडेक्स, और उसके बाद झारखंड, उसके बाद नागालैंड। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ये चीज़ कि डिफरेंट स्कोर के बेसिस पे किस तरह से जो है क्राइटेरिया रखी गई है। तो इसमें जो एस्पिरेंट है वो रखा गया है 0 to 49, जो परफॉर्मर है उसके लिए रखा गया है 50 to 69, 64, जो फ्रंट रनर है उसके लिए रखा गया है 65 to 99, और जो अचीवर है उसके लिए रखा गया 100। जैसे आप देख सकते हो इसमें जो कोई भी स्टेट, इवन टॉप स्टेट भी जो है अचीवर नहीं है, इवन वो कोई भी जो है इवन 80 क्रॉस नहीं कर रहा। जैसे आप देख सकते हो केरला और यूके का जो स्कोर है, उत्तराखंड का जो स्कोर है वो 79 मिलेगा, मतलब ये भी जो अचीवर, और इवन इनकी जो स्कोर है वो भी 80 भी टच नहीं कर रहा। तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट, लेकिन आजकल जो है थोड़ा डीप पे क्वेश्चन पूछा रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्ट, जिसमें आ रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 का है, जिसके अंतर्गत जो बोला गया है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो पिक करेगा 2062 तक, 2062 तक जो है पिक पे जाएगा, उसके बाद डिक्लाइन आएगा 12% का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ इसकी रिपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है बाय WHO, और इसको बोला जा रहा है नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज रिपोर्ट, और इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो 16 लाख इंडियन
जो चिल्ड्रन है वो जो है मिस करते हैं ये DPT वैक्सीनेशन और जो मिल्स वैक्सीनेशन है 2023 में। तो आपको ये टोटल याद आने कि 16 लाख स्टूडेंट्स को, 16 लाख चिल्ड्रंस को जो है ये नहीं दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ख़राब बात है हमारे इंडिया के लिए कि अब हम 2024 में आ गए, अभी भी जो वैक्सीनेशन है वो अभी भी इंडिया में प्रॉपरली जो है बच्चों को नहीं मिल पा रहा। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिपोर्ट में चलते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है 2024 का डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट, और ये जो है रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है बाई UNCTAD की तरफ से। इसके अंदर बोला है कि इंडिया का जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है 160% ग्रोथ कर चुका है फ्रॉम 2010 से लेकर 2022 तक। नेक्स्ट एक और रिपोर्ट पढ़ते हैं, ये आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यूएशन चेन, और ये जो है रिलीज़ किया गया बाई नीति आयोग। और इसके अंदर बोला है कि इंडिया का टारगेट है कुछ 500 बिलियन जो है रीच करना है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक, और इसको अगर सब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग गुड के लिए कुछ 350 बिलियन जो है टारगेट कर रहे हैं इंडिया, और जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए कुछ 150 बिलियन टारगेट कर रहा है। अभी करंट सिनेरियो देखें तो 101 बिलियन जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग गुड करता है इन फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और इसको भी अगर सब कैटेगराइज किया जाए तो आपको मिलेगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड की बात करें तो 86 बिलियन है, जिसको इंडिया टारगेट कर रहा है 350 बिलियन तक लेके जाने के लिए, और 15 बिलियन है इन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जिसको टारगेट कर रहा है कुछ 150 बिलियन के लिए। और अगर हम इंडिया का शेयर देखें तो आपको मिलेगा कि इंडिया जो है लेस देन 1% का मार्केट शेयर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट ये मेरे ख्याल से वापस से रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट को हम डिलीट कर देंगे, जो भी PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो, और इवन जो मैगजीन है उसमें तो ये है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं साइंस एंड टेक का न्यूज़, जिसमें बोला जा रहा है कि इसरो ने विद द हेल्प ऑफ नासा का जो ICESat-2 है उसके हेल्प से फर्स्ट अंडरग्राउंड मैप ऑफ राम सेतु जो है बनाया गया। राम सेतु के बारे में पता होगा ना, राम सेतु ब्रिज, जिसमें बोला जाता है कि राम जी जो है गए थे कैसे, तो वो जो है बनाया गया है बाय इसरो के साइंटिस्ट ने बनाया, नहीं इन्वेंट किया। तो इसको जो है रिवील किया गया है बाय साइंटिस्ट ऑफ जोधपुर और जो साइंटिस्ट ऑफ हैदराबाद तेलंगाना के थ्रू, और इसको जो है लीड कर रहे थे ये पर्सन। आपको इसके बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा कि ये ब्रिज कितना लंबा है, ये ब्रिज कितना वाइड है, और एक ब्रिज कितना मीटर सी बेड के ऊपर है, 8 मीटर सी बेड के ऊपर है। आपको इस पर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, एग्जाम के लिए याद नहीं रख पा रहे, लेकिन कभी कभी एग्जाम का मूड बहुत ख़राब होता है और वो ऐसे बकवास से क्वेश्चन पूछना चालू कर देता है, तो आपको इसलिए ये सारे फैक्ट्स भी थोड़े ध्यान रखने हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु से स्टार्ट होता है और ये श्रीलंका तक ये जो है ब्रिज जो है बनने का काम किया था, तो ये जो है इन्वेंशन किया गया है, और ये किया गया है बाय यूजिंग द लेजर टेक्नोलॉजी। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ पोर्टल आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के इन्होंने लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कम्युनिटी ऐप और वेब पोर्टल, और ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा जो भी फार्मर्स है, जो भी सेलर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, कि वो जो है एग्रीकल्चर कनेक्टिविटी हो पाए। ठीक है, अब जो भी नॉर्थ ईस्ट के पीपल्स हैं, मान लीजिए आसाम के जो पीपल्स हैं वो कैसे कनेक्ट हो पाए मेघालय के पीपल्स के साथ, या मेघालय के पीपल्स वो कैसे कनेक्ट हो पाए अरुणाचल के पीपल के साथ, तो उसी के लिए ये लॉन्च किया गया। इसके अंदर बोला गया है कि ये कुछ 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में कुछ 50,000 फार्मर्स को जोड़ेगा और 50,000 बायर्स को भी जोड़ेगा, मतलब बायर्स और फार्मर्स को जोड़ने का काम करेगा। इसके अंदर बोला है कुछ 20 GI टैग को जो है बूस्ट करने का काम करेगा। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 20 के 20 GI टैग पढ़े, लेकिन हमारे लिए कुछ GI टैग इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे कि ब्लैक राइस जो मणिपुर का है, कीवी जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, लाच कार्डोमन जो कि सिक्किम का है, ये सब जो है ये सब को जो है प्रमोट करने का काम करेगा अंडर दिस पोर्टल एंड वेब पोर्टल। नेक्स्ट चलते हैं इस पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं। ये एक तरह का फार्म टू बिजनेस मार्केट प्लेस होने वाला है, मतलब कि बिजनेसेस को जो है फार्म के साथ मिलाएगा। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते तो आप और अच्छे समझोगे। तो इसको मान लेते हैं जो फार्म है वो क्या है, एक सेलर है। ठीक है, फार्म कौन है, सेलर है, और ये बिजनेसेस कौन है, मान लीजिए अमेजोन है, अमेजोन मार्केट प्लेस है, और ये अमेजोन नहीं है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन इकोनॉमिक करेक्ट ऐप है। तो ये अमेजोन है, तो ये अमेजोन मतलब कि जो सेलर जिसको मैं फार्मर्स बोल रहा हूँ, तो ये फार्मर्स को अमेजोन मतलब कि जो ऐप है इसके साथ जोड़ने का काम करेगा, जिसकी वजह से ये जो है बिजनेस कर पाएंगे। और ये जो है सपोर्ट करेगा इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, मीज़ो, मणिपुरी, नेपाली और खासी लैंग्वेज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लैंग्वेज पता लगाना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है 50 जो है क्रॉप कैटेगरी इसमें बांटी गई है। ये हो गया हमारा जो पोर्टल था ये। इसके बाद हम कुछ पोर्टल जो है टेबलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इसमें जो है ये धाम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट, और ये जो है 4 धाम पोर्टल में जो भी
पिलग्राम जाता है उसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल। ये जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के थ्रू, और ये इंश्योर करेगा कि जो भी स्किल्स होती है उसको जो है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बेनिफिशियरी को दी जाए। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स। ये आ रहा है नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ सऊदी अरेबिया, इन्होंने पार्टनर किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ, और ये एक तरह का 12 साल का डील जो है साइन किया है। और इसके अंतर्गत बोला गया है कि अब जो सऊदी अरेबिया है वो होस्ट करेगी ई स्पोर्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है होस्ट करने का काम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स क्या होता है? एक तरह का वीडियो गेम्स, आपको पता होगा ना, वीडियो गेम्स का कॉम्पिटिशन होता है आजकल बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ ओलंपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है करने का काम करेगी सऊदी अरेबिया, और ये करने वाली है 2025 में होस्ट। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स। अब टेबल फॉर्म में स्पोर्ट्स पढ़ता है तो ये आ रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड जो है ये हो रहा था, और इसको जो है जीत लिया गया है भाई इंडियन टीम, और इंडियन टीम को जो है लीड कर रहे थे युवराज सिंह। जैसे कि ये पता लग रहा है कि लेजेंड जो भी रिटायर्ड्स है वो जो है इस कॉम्पिटिशन को पार्ट लेता है, और ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इस बार इंग्लैंड की तरफ से, और इंडिया ने जो हराया था वो पाकिस्तान को हराया था, जिसकी वजह से एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें जो है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला गया था रायडू को, और जो यूसुफ पठान है इनको एज अ पावर प्लेयर ऑफ सीरीज बनाया गया था। ये टूर्नामेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिटायर्ड पर्सन है उनकी थ्रू खेला जाता है, और इसको जो है ऑर्गेनाइज करने का काम रहता है इंग्लैंड का, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा टीम्स नहीं है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये 6 टीम्स आपको मिलेंगी इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट चलते हैं 137 एडिशन ऑफ विमेल्डन चैंपियनशिप। जैसे कि पता लगा कि ये बैडमिंटन का कॉम्पिटिशन होगा, तो बैडमिंटन का कॉम्पिटिशन ही, और इसमें जो है मेन सिंगल्स में जीते हैं ये, और फीमेल सिंगल्स में जीते हैं ये, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आप यहाँ से वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स। ये आ रहा है यूरो 2024 का कप, जो कि स्पेन ने जीता है, और ये हराया है इंग्लैंड को, आपको यह ध्यान रखना है, इंग्लैंड को हराया, और ये जो है 17 एडिशन था, आपको ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो 4 साल में एक बार होता है, और जो यूरोपियन कंट्री उनके बीच में होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है वो दिया गया है स्पेन के रॉड्रिगो, और इसमें आपको यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आपको ये सब चीज़ें जो है यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट गोल्डन बूट इस बार 6% को दिया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसमें जो है प्राइस मनी कि जो इवेंट में जो इस प्राइस मनी रखी गई थी वो स्पेन को मिली है कुछ 28.25 यूरोज, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी डिटेल है आपको एक एक चीज़ जो है पता होनी चाहिए इस स्पोर्ट्स के बारे में, बिकॉज ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनने की चांसेस ज़्यादा है डीप में। नेक्स्ट चलते हैं कुछ सेलिब्रेशंस। ये जो है 10th एनिवर्सरी बनाया गया था स्किल इंडिया मिशन, और ये जो है बनाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के थ्रू, क्योंकि ये जो है 10 साल हो गया है, और ये जो है लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2025 को, और अब जो है 10 साल हो गए जिसके से ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक मैं मोस्टली बोलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट डे स्किप करने के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज ये जो है पहली बार बनाया जा रहा है। ये बनाया जाएगा 2025 में, और ये 25 जून को जो है बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा संविदा हत्या दिवस। ये जो है जो भी एमरजेंसी हुई थी 1975 में, आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा दी थी, जिसकी वजह से जो भी स्ट्रगल्स किए गए थे उस समय, जो भी इंडिया के थ्रू स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइस किए गए थे, उसके बेसिस पे जो है ये दिवस बनाया जा रहा है। और ये बनाने का काम किसका होगा? आपको ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जैसे मैंने आपको बताया ये जो है अगले साल से बनाया जाएगा ऑन 25 जून 2025, क्योंकि 25 जून से एक स्पेशल डे भी है, जिसके अंतर्गत ये अब जो है ये 50 साल पूरे हो जाएंगे, 50 साल एनिवर्सरी के पूरे 50 साल हो जाएंगे पूरे ऑफ दिस इमरजेंसी, बिकॉज 1975 में लॉन्च किया गया था, और 2025 तक ये टोटल जो है 50 साल हो जाएंगे। और इसी दिन में जो है पहली बार ये जो है इवेंट, ये जो है डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, ये दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट समिट पढ़ते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि 22 इंडिया रशिया एनुअल समिट जो हो रहा था अभी रशिया में, इसको जो है को चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी, इनके द्वारा। और नेक्स्ट जो है इवेंट अभी 2025 में जो है इंडिया में होने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट पिच ब्लैक 2024 का एक तरह का मल्टी नेशनल एयर फोर्स का एक्सरसाइज है, जिसमें एयरफोर्स के जो है सुकोई 30 C-17 ग्लोब मास्टर और IL-75 पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें टोटल 20 कंट्रीज है पार्टिसिपेट करती है, डिफरेंट कंट्रीज आती है, और वो ऑस्ट्रेलिया में एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स पढ़ते हैं, तो इसमें आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ 2.5 मिलियन जो है देने वाली है जो भी पैलेस्टीनी के रेफ्यूजी हैं उनको, और ये जो है
मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा, ठीक है। 2.5 बिलियन ऐसा नहीं कि मिलियन जो है एक बार में दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा। वो आप बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ रहा है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से, जिसके अंतर्गत बोला गया है, मैंने आई थिंक थोड़ा स्किप हो गया, मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ जो भी न्यूज़ है। इसके अंतर्गत कुछ 4 लाइन जो है रोड बनाने का बात कर रहे हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ जो हाईवे है उनकी तरफ से। नहीं चलता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कैप कर दिया है 1.66 करोड़ के लिए जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है उनके लिए। अब देखिए कोई भी कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो उनको कुछ ना कुछ कोड लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो कोड लेना पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, उसके अंतर्गत उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है पैसा देती है, प्रोवाइड करती है पैसा कि वो जो है प्री शिपमेंट या तो पोस्ट शिपमेंट जो है क्रेडिट कर पाए, ठीक है। तो उसी के लिए जो है गवर्नमेंट ने सीलिंग रख दी कि 1.66 करोड़ रुपीज़ जो है एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड जो भी कंपनी के पास है वो ले सकता है, ठीक है। 1.66 करोड़ तक जो है वो पैसा ले सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट, और ये लिया जाएगा फॉर पीरियड ऑफ 2 मंथ। आपको ये भी जानना है 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जो है ये लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भी 3rd वीक ऑफ जुलाई का वीकली करंट अफेयर्स था वो। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया। मेरा मकसद यही है कि आपको शॉर्ट में और क्रिस्प में जितना जल्दी हो सके वो आपको पढ़ा सकूँ और आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। इसका ऑलरेडी जो मैगजीन है वो ऑलरेडी अपलोड है टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इसी तरह वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।